राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम सीरीज के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी का और टॉपिक देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, अब पहले हम लोग क्वेश्चन लोग को डील करेंगे, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई 1 रुपए के मूल्य वर्ग को छोड़कर भारतीय मुद्रा नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का प्रबंधन करता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आरबीआई सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है और अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तीनों स्टेटमेंट हमारे पास जो दिया है वो तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? मुद्रा आपूर्ति का विनियमन, विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन, वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट हमारे पास सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उपकरण के माध्यम से मौद्रिक नीति कंट्रोल करता है? मॉनेटरी कंट्रोल के लिए आरबीआई कैसी पॉलिसी अपनाता है वो डिसाइड करता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये कमेटी बनता है, आरबीआई के मेंबर रहेंगे यहाँ पर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे उनके मेंबर रहेंगे, तो दोनों से मिलकर बनता है और दोनों की समेकित रूप से पॉलिसी का निर्माण होता है और वो अलग अलग रेट सेट करते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये किस में कितना रहेगा, ये सारा चीज डिसाइड करने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये तीनों चीज को कंट्रोल करके वो अल्टीमेटली क्या चीज को कंट्रोल करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना रहता है और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में किसी टाइप का वेरिएशन ना आए, किसी टाइप का चेंजेस ना आए, किसी बाहर मतलब इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इफेक्ट से वो प्रभावित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रहता है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुद्रास्फीति प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। आरबीआई आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों को सीधे नियंत्रित करता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रयोग करता है। आरबीआई केवल राजकोषीय नीति को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। आरबीआई भारत में मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो भाई चौथा तो गलत है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर राजकोषीय नीति के नियंत्रण की बात की जा रही है, तो राजकोषीय जो नीति रहती है ना, उस पर नियंत्रण किसका रहता है? वित्त मंत्रालय का रहता है। तो तीसरा थर्ड हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। हमारा राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई देश के स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है, ठीक है, स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है। आरबीआई के पास सहकारी बैंकों को विनियमित करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, उसको सहकारी बैंकों को विनियमित नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है, जो कि गलत है भाई। स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने न्यूज भी सुना होगा कि जो ब्रिटेन में हमारा सोना रखा हुआ था, हम लोग उसको वापस ला लिए हैं। तो लाए हैं तो किसके अधीक्षण में मतलब रखा गया है? आरबीआई के। आरबीआई उस सारा चीज का मॉनिटरिंग करेगा। थर्ड क्या दिया है? आरबीआई देश में अंतिम ऋणदाता है, ये बात भी सही है। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई की क्या भूमिका है? यह भारतीय रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है? नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? यह निर्यातकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है? नहीं। यह अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा केवल बैंकों को और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा सरकार को, गवर्नमेंट को। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये बात भी सही, ये बात सही है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यह यात्रियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराता है, ये देशी मुद्रा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आरबीआई भारत में निम्नलिखित कथनों में से किस इकाई को नियंत्रित करता है, किस सेक्टर को कंट्रोल करता है? वाणिज्यिक बैंक, गैर सरकारी वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हमारा कंपनीज, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो भाई आरबीआई सारे चीज को कंट्रोल करता है ना, तो तीनों ही आ जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित
मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी एज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका तात्पर्य आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए सरकार खर्च को नियंत्रित करता है। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रा को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को विनियमित करना शामिल है। ये बात हमारा सही है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो हमारा कंस्ट्रक्ट है वो यही है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आरबीआई और भारत सरकार के बीच संबंधों के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन, ठीक है। आरबीआई और भारत सरकार, देखिए आरबीआई क्या है, बैंकों का भी बैंक है और सरकार का भी बैंक है। तो जैसे हमारे लिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर हमारा एसबीआई है, ये लोग जैसे जैसे फंक्शन करते हैं ना सारे, वैसे सारे कंट्रोल किसके पास है, मतलब वैसे सारा रेगुलेशन किसके साथ करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब गवर्नमेंट में दोनों ही गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर उन दोनों के संबंधों के बारे में बोल रहा है। आरबीआई केवल राजकोषीय नीति को पर सरकार को सलाह देता है, गलत है भाई, ठीक है। राजकोषीय नीति पे सलाह देने का काम किसका, वित्त मंत्रालय का, ठीक। तो यहाँ पर ये मौद्रिक नीति पर सरकार को सलाह देता है। अगला क्या है, आरबीआई सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है लेकिन उसकी मौद्रिक नीति का नहीं। तो ये भी गलत है भाई, ये विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या बोल दिया, लेकिन उसकी मौद्रिक नीति का नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि मौद्रिक नीति का तो ये रेगुलेशन करता है, उसमें ध्यान देता है। थर्ड क्या बोल रहा है, आरबीआई बॉन्ड जारी करके सरकारी घाटे के वित्त पोषण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत रहती है तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है आरबीआई का, बॉन्ड जारी करता है उसके लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और इसके संचालन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई देश की मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों को नियंत्रित करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, मौद्रिक को तो करता है लेकिन राजकोषीय को नहीं करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में ये पूरा यहाँ से ले यहाँ तक का पूरा जो स्टेटमेंट है उसमें दो बात कही गई है। पहली बात है मौद्रिक नीति से संबंधित और दूसरी बात है राजकोषीय नीति से संबंधित। दो बातें कही गई है जिसमें से एक सही है एक गलत है। तो अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, दोनों बातें अगर सही रहती तो हम लोग उसको राइट मान लेते हैं, लेकिन इसमें आधा भाग सही चीज को बता रहा है और आधा भाग जो है वो गलत फैक्टर को बता रहा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, आरबीआई के पास बाजार से सरकारी उधारी की सीमा निर्धारित करने की शक्ति है। आरबीआई की नीतियां देश की ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के स्तर को सीधे प्रभावित करती है। तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है दोनों ही राइट होगा, हमारा पहला स्टेटमेंट बस गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन के संदर्भ में आरबीआई का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। आरबीआई का कार्य बोला, देखिए आरबीआई के कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे कि यहाँ पर बैंकिंग वाला काम के बारे में पूछ रहा है तो फिर बैंकिंग का ही देखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बोल रहे हैं, निर्धारित करना। बिल्कुल सही, इसको करता है भाई। तो हमारा वैसे तो आंसर पहले ही सही हो जाएगा, आगे का आंसर गलत हो जाएगा। बचत खातों पर ब्याज दरें निर्धारित करना गलत है, ठीक है। ब्याज दर को निर्धारित करने का काम किसका है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ब्याज दर को निर्धारित करने का काम है पर्टिकुलर वो बैंक का, जिस बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, आरबीआई का ये काम नहीं है भाई। आरबीआई एक बेस रेट तैयार करता है कि भैया जो बेस रेट रहता है, प्राइम लैंडिंग रेट रहता है, ये रेट एक आधार तैयार करता है कि भाई इससे नीचे नहीं दे सकते आप, इससे ऊपर आपका जो क्या बोलते हैं आपका कैपेसिटी है, जो आपका पोटेंशियल है, आप उसके ऊपर आप उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हो। लेकिन लोअर लिमिट वो एक सेट कर देते हैं कि इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है इस आधार पे। निजी क्षेत्र के बैंकों की दैनिक परिचालन को नियंत्रित करना, ये भी गलत है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए निवेश पोर्टफोलियो तैयार करना, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वित्तीय समावेशन में आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, सही बात है। आरबीआई गरीबों को ऋण प्रदान करने के लिए एक प्रत्यक्ष तंत्र स्थापित करता है, ये बात तो गलत है। देखिए
यहाँ पर प्रत्यक्ष बोल रहे हैं ना, प्रत्यक्ष तंत्र की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तंत्र नहीं है भैया, अप्रत्यक्ष तंत्र है। इनडायरेक्टली हेल्प करता है लेकिन डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, तो सेकंड तो हमारा गलत हो जाएगा। आरबीआई की वित्तीय समावेशन पहलों में नो फ्रिल्स खातों की शुरुआत करना शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा, सेकंड बस गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 1 और 3। अगले में चलते हैं, बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तीनों ही ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आरबीआई यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब मॉनेटरी कंट्रोल में सीधे तौर पे बोल सकते हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों को आरबीआई द्वारा सीधे विनियमित किया जाता है, सीधे विनियमित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक, रीजनल रूरल बैंक और सहकारी बैंक। तो भाई तीनों को ही कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, तो डी आंसर आएगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत की राजकोषीय नीति पर निर्णय लेना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगेन, राजकोषीय नीति निर्धारण का कार्य वित्त मंत्रालय का है, आरबीआई का नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार को विनियमित करना, ये बात तो सही है। ठीक ठीक है, एक तो ये बात सही है। रेपो रेट निर्धारित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये बात भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंकिंग परिचालन की निगरानी करना, ये भी सही है। तीनों ही बात हमारे आरबीआई का है, ये तीनों ही काम हमारे आरबीआई का है। लेकिन यहाँ पर अगेन क्या पूछ रहे हैं, मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बोल रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्चुअल में क्या करने वाला है, जो हमारा मुद्रास्फीति है ना, मेन रेट, उसके मेन काम है मुद्रास्फीति के ऊपर काम करना। तो रेपो रेट निर्धारित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक चिंता निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, आरबीआई आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर प्रबंधित करना, संतुलित व्यापार घाटा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर को स्थिर करना। तो आर्थिक स्थिरता से संबंधित बात करें तो हमारा डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई मेन उसका कंसर्न क्या रहता है कि मुद्रास्फीति का जो टारगेट है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो मतलब अपने टारगेट के अंदर ही रहे, ना एकदम ज्यादा बढ़ जाए ना एकदम ज्यादा कम रहे। और इसका कितना है भाई टारगेट, 4 ± 2, ये हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर निर्धारित करना, वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को प्रभावित करना, उधारकर्ताओं को दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि निर्धारित करना, विदेशी मुद्रा दरों को विनियमित करना। रेपो रेट का उद्देश्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट कम ज्यादा करने, रेपो रेट क्या है, आरबीआई से जो वाणिज्यिक बैंक है अल्प अवधि के लिए जो हम लोन लेते हैं ना, वही रेपो रेट है। और जब रेपो रेट अगर दर बढ़ा दिए हैं, अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं मतलब 10% ब्याज दर पे आपको लोन दूंगा ऐसे करके, तो 10% ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि 6% में दूंगा, तो वो ज्यादा ठीक है। तो जब हम लोग के पास हम लोग को दिखाई देता है कि हाँ ये वाला जो है ना, ये बैंक जो है, या फिर अभी सिनेरियो ऐसा है कि बैंक जो है कम ब्याज पे ऋण दे दे रहे हैं, तो हम लोग ले लेंगे। तो वैसे में तरलता बढ़ जाती है, और इससे फायदा किससे होता है, अल्टीमेटली वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने की दर जो है ना, वहां पर उसमें चेंज करना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड निम्नलिखित में से किसकी सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो भाई यहाँ पर विवेकपूर्ण मानदंड या फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स एक्चुअल में किसके बारे में है, हमारा जो वाणिज्यिक बैंक है उससे रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई द्वारा लिया गया प्रमुख नीतिगत निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कोविड-19 के दौरान क्या निर्णय लिया गया था, तो उस टाइम क्या किए गए थे, रेपो रेट में कमी कर दिए थे। ठीक है, रेपो रेट में कमी करने से क्या होता है, बैंकों को सस्ते दाम पे लोन मिलता है आरबीआई से,
तो फिर वो लोग आगे भी जो लोन बांटना है उसको उसका भी रेट को कम रखे रहते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऋण चुकौती पर रोक, कुछ टाइम के लिए रोक देते कि भाई अभी लोन को रीपे मत करो, अगर वहां पर समस्या है तो आप अभी पे मत करो, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है, उपभोक्ताओं के लिए नए प्रकार के वित्तीय उत्पाद पेश करना, ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी, जो जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, तो हमारा पहला और दूसरा सही है। अगला चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में निम्न कथनों में से सही है। ये क्या है, हमारे पास स्टेबिलिटी को बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, ठीक है, और ये हर साल जारी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, यह वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय सेहत का आकलन करने के लिए प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, तो हमारा ठीक है, पहले ही हम लोग का आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति आरबीआई को मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर सलाह देती है। ठीक, तो इतने टाइम से बात करते आ रहे हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी ऋण प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई की भूमिका, पहला क्या बोल रहा है, आरबीआई जो है राजकोषीय, ठीक है, आरबीआई क्या है, राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सरकार को सीधे बॉन्ड जारी करता है। आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर और बेचकर सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। सेकंड तो सही है, आरबीआई रियायती दरों पर सरकार को ऋण प्रदान करता है। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है भाई, रियायती दरों पर प्रदान नहीं करता। तो हमारा पहला और दूसरा हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आरबीआई वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करता है। ठीक है, तो सीआरआर, ओएमओ और एसएलआर, तो तीनों का ही यूज करता है भाई। ये तीनों ही क्या है, मात्रात्मक रूप से नियंत्रण, मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल करने के ऑप्शंस हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मुद्रा प्रबंधन प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य बताना है। यह करेंसी नोटों का डिजाइन और निर्माण करता है। यह प्रत्येक मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का एकमात्र जारी करता है। यह सरकार की ओर से सिक्के छापता है। यह सरकार के व्यय और राजस्व संग्रह का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो प्रबंधन जो है, इनका प्रबंधन जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, यह सरकार की ओर से सिक्के छापता है, बिल्कुल गलत। सिक्के छापने का कार्य वित्त मंत्रालय का है। नोटों का निर्गमन हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, तो यह करेंसी नोटों का डिजाइन और निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रत्येक मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का एकमात्र जारी करता है। तो प्रत्येक मतलब प्रत्येक वर्ग का हमारा जारी करता है। तो देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है ना, पहला और दूसरा दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं करेंसी नोटों का डिजाइन और निर्माण करना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिजाइनिंग का जो कार्य रहता है ना, वैसे इसको डायरेक्टली आरबीआई नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में आरबीआई करता है। तो हमारा वैसे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर दोनों में से अगर हम लोग को ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सही आंसर अगर चूज करना पड़े, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ज्यादा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया भाई, 1949 में। ठीक है, अभी देखेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। जनता में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। बैंकों में बचत के महत्व को में जनता को शिक्षित करना, बिल्कुल सही है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, तीनों सही है भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकर्स बैंक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बैंकर्स बैंक, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बताया जो आरबीआई है वो बैंकों का भी बैंक है और सरकार का भी बैंक है। तो यहाँ पर बैंकर का काम करता है हमारा आरबीआई, उसी के बारे में स्टेटमेंट है दिया अलग अलग। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित खातों की रखरखाव करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की विदेश मुद्राओं की आपूर्ति नियंत्रित करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के मुनाफे और लाभांश का प्रबंधन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। विदेशी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करता है भाई, देखता है, निगरानी जरूर करता है, लेकिन नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है।
आरबीआई मुनाफे और लाभांश का प्रबंधन भी नहीं करता है, ये भी वित्त मंत्रालय का कार्य है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज पर ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज, सरकार ब्याज निर्धारित ही नहीं करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में आरबीआई की भूमिका का अर्थ। ये पहले क्या बोल रहा है, यह संकट के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे बैंकों को पैसा उधार देता है, बिल्कुल सही। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमा गारंटी देता है, सभी का नहीं देता है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक है और कुछ फॉरेन बैंक्स भी है। फॉरेन बैंक्स मतलब बैंक तो फॉरेन का है लेकिन वहां उसका ब्रांच यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबकी गारंटी तो नहीं देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। तीसरा बोलता है यह बैंकिंग प्रणाली के पतन को रोकने के लिए वित्तीय बाजार में हस्तक्षेप करता है। तो वित्तीय बाजार में हस्तक्षेप तो नहीं करता है भाई, वित्तीय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशंस नीति का परिणाम है। यह मुद्रा बाजार को स्थिर करता है, यह मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है, सही बात है। यह विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय दरों को निर्धारित करता है, तो हमारा विनिमय दर को तो निर्धारित नहीं करता। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आरबीआई सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है और वंचित आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ये बात तो सही है। पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट फिर जब अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन रहता कि उपरोक्त में से सभी ऐसा करके, तो फिर हम लोग देख सकते थे। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। जब आरबीआई पढ़ रहे तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ, जब हम लोग देखते हैं अलग अलग बैंकों की धीरे धीरे करके स्थापना होती गई। कुछ बैंक ऐसे थे जो यूरोपियंस द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे, कुछ ऐसे थे जो हमारे प्रॉपर इंडियंस द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो अब बैंक तो स्टैब्लिश होते जा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम देखे जा रही है। जैसे अभी विजय माल्या पैसा लेके भाग गया हमारे यहाँ से, इंडिया से। तो ऐसे ही तो ये क्या है, एक क्या बोलते हैं, हमारा ड्रॉबैक है। और उसके ऊपर रेगुलेशन, बैंक के ऊपर सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो पाया था, इसीलिए इस आधार पे संकल्पना को बिल्ड किया गया कि हम लोग को एक सेंट्रल बैंक की भी आवश्यकता है। वही सेंट्रल बैंक अगर इंडिया के लिए हम लोग देखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक है। अब इसके ये सारे चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1934 के एक्ट द्वारा। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना अगर देखते हैं 1 अप्रैल 1935 में की गई। उसके बाद फिर ये तो स्टार्टिंग में फिर ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा था और धीरे धीरे करके इसको एक्स्ट्रा काम देते जा रहे थे। उसके बाद में फिर जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद फिर क्योंकि जरूरत तो हमको है ही, एक सेंट्रल बैंक तो हमको चाहिए ही, तो हमारे पास पहले से बना बनाया था आरबीआई। तो इसी को हम लोग क्या कर दिए, इसी का नेशनलाइजेशन कर दिए। नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये क्या हो गया, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एंटिटी का 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेता है तो उसको बोलते हैं वो नेशनलाइज्ड हो गया, वो पब्लिक सेक्टर का बन गया, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर का बन गया। तो गवर्नमेंट के पास इसका 100% शेयर है। ठीक है, आरबीआई का पूरा 100% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब इसका अलग अलग काम है, बैंकों के लिए बैंक का काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है, धन निर्गमन का भी कार्य करता है। उसको जो नोट प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग प्रेस का काम है, लेकिन उसको करवाएगा कौन, आरबीआई। तो हमारे यहाँ 4 प्रिंटिंग प्रेस है हमारे भारत में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से वो 4 हमारे पास हमारे कौन कौन से 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या काम है, अच्छा ये प्रिंटिंग से याद आया, 1 रुपए का जो सिक्का है ना, उसको कौन जारी करता है, हमारा वित्त मंत्रालय। 1 रुपए को छोड़ के बाकी जितना भी सारे हैं
वो सबका निर्माण कौन करता है, निर्गमन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। अब इसके द्वारा एक और भी काम किया जाता है, मौद्रिक नीति को बनाना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। तो इसके लिए ये आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना करता है और वो बीच बीच में रिकमेंडेशन देते रहती है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, तरलता को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक है हमारे पास मात्रात्मक उपकरण और एक है हमारे पास गुणात्मक उपकरण। हमारे पास दो टाइप के उपकरण होते हैं और यही मात्रात्मक उपकरणों में क्या क्या आता है हमारे पास, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे के सारे हमारे मात्रात्मक उपकरण में गिने जाते हैं। गुणात्मक में हमारे पास मॉडल सिचुएशन और जैसी बहुत सारी और संकल्पनाएं आती है जिसके द्वारा आरबीआई जो है मुद्रा पे नियंत्रण स्थापित करता है। और हर एक कंट्री का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। अगर हम लोग को आयात निर्यात से संबंधित भी अगर हम लोग को काम मतलब कार्य देखना है तो वो भी आरबीआई के निगरानी में ही किया जाता है, आरबीआई ही उसको देखते रहेगा। अब एक चीज और है, जो हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारा जो बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी को कैसे कंट्रोल करेगा, कंट्रोल हम लोग उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी का है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, इसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ताकि क्योंकि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे कौन है ऐसे करके, लेकिन हम लोग वहां पर कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं, हम लोग वहां पर फंडिंग को रोक दें, ठीक है। अगर वहां पर कोई इलीगल फंडिंग हो रही है तो, या फिर मतलब जो अदर एक्टिविटी रहती है जो हमारे देश को इनस्टेबल करने के लिए यूज किया जा सकता है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या किया है, टैक्स लगा दिया हमारे ब्लॉकचेन पे, ठीक है, सॉरी ब्लॉकचेन पे नहीं लगाया, हमारे क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए बैंकिंग वाला जो पूरा सेक्शन है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखें। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।